नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। इस वक्त जम्मू कश्मीर से जिस तरह से एक के बाद एक विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, नई नई खबरें आ रही हैं और आज ऐतिहासिक एक और दिन माना जाएगा। अगर हम देखें वादी और कश्मीर श्रीनगर के लिए 32 साल के बाद आज सिनेमा हॉल खुले हैं, वहां पर सिनेमा की वापसी हुई है। पहले हमने फिल्मों में देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर एक हब था फिल्मों की शूटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से घटनाएं वहां पर बढ़ी आतंकवादी, और उसके बाद एक एक करके निशाना सिनेमा हॉल बनते रहे और सिनेमा घर बंद हो गए। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, हर रोज अब जब भी कश्मीर की बात होती है तो विकास की बात होती है, खुशहाली की बात होती है और विकास के पथ पर चलने की बात होती है। तो ये तो आज का कश्मीर है जिसकी बात हो रही है, लेकिन इसी कश्मीर में इन बातों के खिलाफ जाकर वहां पर कुछ राजनीतिक दल हैं और खासकर इन राजनीतिक दलों में अगर सबसे पहले नाम लिया जाए तो पीडीपी अध्यक्ष उनकी महबूबा मुफ्ती, जिनकी तरफ से ये बयान आता है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और उस ट्वीट करने के बाद उन्होंने मीडिया वालों से बात भी की, उन्होंने बयान जारी किया। उनकी आपत्ति क्या थी? सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। ये जो बोल है भजन के, ये आप सभी जानते हैं किसके प्रिय थे? बापू के, महात्मा गांधी के प्रिय थे ये वचन। और इसलिए जब गांधी के वचनों को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती पर देश भर में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो फिर आपत्ति क्यों थी महबूबा मुफ्ती को? सिर्फ इस बात पर कि बच्चों को इस भजन की याद दिलाई जा रही है, उनसे इन बोलों को बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो आपत्ति थी, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती बिफरी भी हैं और बरसी भी हैं। बीजेपी पर उनका कहना है कि बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। तो ये जो आपत्ति है, आखिर इसमें धर्म किस लिए ला रही हैं महबूबा मुफ्ती? क्योंकि इसमें तो सर्वधर्म की बात है। तो ये जो बात है, आज इसी पर जरा चर्चा करेंगे कि आपत्ति क्यों, जब कश्मीर में अब बात विकास की हो रही है, तो इस तरीके की बात डिरेल करने के लिए विकास की धारा को क्यों की जा रही है जरा। लेकिन सबसे पहले आज वो सुखद तस्वीरें जरा देख लेते हैं जिससे हम इस शो की शुरुआत करेंगे। सिनेमा हॉल जब खुलते हैं तो क्या है वहां के लोगों की राय? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 32 सालों के बाद सिनेमा हॉल खुलते हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज खुद वहां पर मौजूद थे जब फिल्म लाल सिंह चड्ढा वहां पर आज स्क्रीनिंग के लिए लगाई गई। कई जानी मानी शख्सियत आज इस ऐतिहासिक दिन की साक्षी बनने के लिए वहां पर मौजूद थी। एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। मैं विजय धर साहब को और आईनेक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। एक तो थिएटर खुलेगा, एक सिनेमा खुलेगा, दूसरा यह है कि मल्टीप्लेक्स खुलेगा, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुल्क का तीसरा चौथा ही ब्रांच है जिस लेवल का यह ब्रांच खुलने जा रहा है। और इसका इंटेंशन यह है कि कश्मीर घाटी में गुज़श्ता 32 वर्षों के दौरान जो थिएटर सिनेमा क्लोज कर दिए गए हैं, उसकी वापसी इस मिनी थिएटर से शुरुआत की जा सकती है। और जो दावा किया जाता है कि यहाँ न सिर्फ आपको मूवी बल्कि एंटरटेनमेंट का जरिया होगा। 3 साल पहले का प्रोजेक्ट है, उस टाइम पे हम धर साहब के साथ जो है हमने इसका मल्टीप्लेक्स का एक ड्रीम सोचा था इन्होंने, तो हमने उस ड्रीम को जो है डिज़ाइन के तौर पे अच्छा एक मल्टीप्लेक्स लेवल पे हमने इसको डिज़ाइन करने की काफ़ी अच्छी कोशिश करी। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने मूवी थिएटर खुल रहे हैं, लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। इट्स वेरी नाइस, शोज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस, वेरी गुड। तो देखिए आवाम कितनी खुश है कश्मीर की। उनका मानना है
कि पुलवामा हो, शोपियां हो, ये वो इलाके थे जहां पर दहशतगर्द बहुत ज्यादा उग्र थे, लेकिन अब वहां पर सिनेमा हॉल का खुलना किस तरह से कश्मीरियत वापस लौट आई है और कश्मीरी जो है वो बेहद खुश महसूस कर रहे हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। और इसी के उलट एक दूसरा वीडियो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अब जरा उस पर भी नजर डालते हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती इस पूरे विकास की धारा के खिलाफ जाकर बात कर रही हैं। उन्होंने जो वीडियो जारी किया, जरा एक बार उस वीडियो को भी देख लेते हैं जिसमें कि बच्चे इस भजन को गा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। भाई प्यारे माना सीताराम सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको समन दीजे भगवान। ईश्वर अल्लाह। स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते हैं, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये वह भजन है जिसको महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में इसको गुनगुनाते हुए पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। और अगर स्कूलों में बच्चे सुबह की प्रार्थना में इस प्रकार की प्रेयर्स और प्रार्थना करते हैं, वहीं बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी उसको भी गाते हैं। इसमें कोई आपत्तिजनक ना तो कोई शब्द है ना कोई आपत्तिजनक बात है। चूँकि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए एक जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती जी द्वारा हो रही है। और इस षड्यंत्र में, इस साजिश में महबूबा जी कभी कामयाब नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये हिंदुस्तान हम सबका है। तो ये जहर घोलने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? क्या अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको खोने का डर सता रहा है, या वाकई में वो जमीन खो चुकी है पीडीपी के लिए और उन दलों के लिए जिनकी अब तक की राजनीति सिर्फ इसी बात पर चला करती थी कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में, घाटी में इस तरह से खबरें फैलाई जाए, इस तरह की बात की जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम किया जाए। और अगर ये इनके हम माने कि इस राजनीतिक विरासत जो इनकी चल रही थी, पीडीपी की हो, बाकी सब दलों की हो, कश्मीर में उसकी धरती हिल रही है, तो फिर इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। इसी पर जरा आज करेंगे अपने 5 की पंचायत के इस शो में विशेष चर्चा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और करेंगे अपनी इस चर्चा को शुरू। आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, PPE नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए।
देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। हम मिलकर के संकल्प लें, वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत डीडी न्यूज पर। और चलिए मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ नासिर खोहामी जी हैं जो कि कश्मीरी युवा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शहनाज अफजल जी हैं जो कि कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से। और हमारे साथ अनिल यादव जी भी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन शुरुआत में जरा नासिर खोहामी जी आप ही से करना चाहूंगी कि अब बापू के भजन से आखिर किस तरह की परेशानी है। बापू का भजन अगर बच्चे सुना रहे हैं, गा रहे हैं, सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? पेश आया जहां पे स्टूडेंट्स को जो भजन सुनाने का जो वीडियो है जो वायरल हुआ था, और जो जिसको कि लेके जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जो है अपनी टिप्पणी रखी, ट्वीट बाज़ाब्ता तरीके से किया। इतना ही नहीं कि बाकी दलों ने भी इस पर टिप्पणी की। जहां तक एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक है, जो ये एक्सरसाइज दक्षिणी कश्मीर में हुई है, हम इसको जो है सख्त अल्फाज में निंदना करते हैं, कड़ी अल्फाज में जो है इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये पढ़ाई के लिए हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जो है स्टूडेंट्स जाते हैं, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। और हमारे देश में जो है ये एक डेमोक्रेटिक जो है देश है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, हर किसी के अपने अपने हुकूक हैं। और उस हुकूक के लेके और जिस तरह का जो वीडियो सदर्न कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट से पेश आया है, ये बड़ा ही जो है एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली उनकी रिलीजियस फ्रीडम में जो है टांग अड़ाई जा रही है, उनको फोर्सिबली जो है कहा जा रहा है कि आप जी इस तरीके का जो है भजन बजाओ। नासिर जी एक सेकेंड। नासिर जी, आपने कहा कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं संस्थाओं में, क्या पढ़ने के लिए जाते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। स्कूल में क्या पढ़ने जाते हैं? हम स्कूल में क्या पढ़ने जाते हैं? नहीं, वहां तो भजन के लिए नहीं, वो तो हम नहीं क्या जाते पढ़ने हैं जाते हैं? क्या हम गांधी जी को पढ़ने के लिए जाते हैं या नहीं जाते? क्या हम महात्मा गांधी को पढ़ाते हैं स्कूलों में या नहीं पढ़ाते? क्या हम बापू के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं या नहीं? जिस तरीके से हो रही है, हम इसको जो है एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, कि किसी के डिलिबरेटली किसी को फोर्सबली जो है भजन उसको जो है फोर्सबली उसको कहा जा रहा है। नासिर जी, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि इस भजन से परेशानी क्या है? नासिर जी, आपत्ति क्या है इस भजन से? नहीं, आपत्ति क्या है? लपयाती की जब कोई कहता है क्या है, उससे क्या आपत्ति है लोगों को? अगर किसी स्टूडेंट ने कोई लपयाती कोई अगर इस चीज का वायरल वीडियो होता तो उसपे तो पीएसए लगाया गया होगा अब तक। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर इस भजन को बच्चे सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, इसमें किसी एक धर्म की तो बात नहीं है, इसमें तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये इसकी वर्डिंग्स है, इस भजन की लाइनें हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो फिर दिक्कत क्या है? अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से दिक्कत क्या है? मैम मैं इस बात को क्लेरिफाई करूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपने विल से, अपने विश से
अगर कोई कहना चाहता है ये अल्फाज कहना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं महबूबा मुफ्ती की पार्टी का कोई जो है वर्कर नहीं हूँ, मैं उसकी आइडियोलॉजी को उसको जो है उसके बिलीफ को जो है एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से जो इंसिडेंट फोर्सिबली जो स्टूडेंट्स का पेश आया है, ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये एक बड़ा ही निंदा करने वाला पार्ट है। हाँ, ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी विश से, अपने विल से, अपने जो है मर्जी से कहना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे कोई, ना हमारे संगठन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बॉडी मैं समझता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। नासिर जी, लेकिन डिलिबरेटली अगर किसी के मजहब में इंटरफेरेंस की जा रही है तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ठीक है नासिर जी, अभी तक किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने, छात्र ने निकल के जो आप कह रहे हैं आपकी बात को तो इंडोर्स नहीं किया है, ना ही महबूबा मुफ्ती की बात को इंडोर्स किया है। और जहां तक स्कूल की आप बात कर रहे हैं, स्कूल में कौन बच्चा क्या पढ़ना चाहता है इसके आधार पे स्कूल नहीं चलता ना, उसकी एक पद्धति है, स्कूल की एक पॉलिसी के तहत स्कूल चलते हैं, सभी बच्चों को उसका पालन करना पड़ता है। कल को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्लीट एक जो है एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें ये कहा गया है, इनफैक्ट हमारे आर्टिकल 23 और 20A में लिखा गया है कि आप किसी के ऊपर जो है रिलीजियस फ्रीडम नहीं जो है थोप सकते, उसको फोर्सिबली उसका बिलीफ या दूसरे रिलीजन का बिलीफ फोर्स किसने किया है अडॉप्ट नहीं कर। आप ये बताइए नासिर जी, एक सेकंड, मैं राजीव जी के पास जाऊं, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। जनगण मन भी कल से मना किया जा सकता है कि हम जनगण मन नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने आके कह दिया तो क्या हम राष्ट्रगान के खिलाफ भी जाकर बात कर सकते हैं? बोल सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपनी मर्जी से कोई बोल सकता है, अपनी विश होगी, किसी की विल होगी, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब फोर्स की बात आती है, किसी के ऊपर आप जब फोर्सिबली रिलीजन उस पर थोपते हो या कोई भजन थोपते हो तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनता है। बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई जनगणना भी बोले, कोई कुछ भी बोले अपनी मर्जी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारे संगठन को कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देश में जो राष्ट्रगान है उस पर बात कर रहे हैं इस वक्त। राष्ट्रगान वो किसी की मर्जी से नहीं चलता है, राष्ट्रगान एक गर्व का विषय होता है किसी भी भारतीय के लिए। किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट, इसमें रिलीजन कहां से बीच में आ जाता है जनगण मन में? मैंने तो रिलीजन कहां से बीच में आता है? अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, आप उस पर क्यों हर्ट होंगे? राष्ट्रगान पढ़ने से कैसे हर्ट हो जाएंगे सेंटिमेंट्स? आर्टिकल 25 और आर्टिकल 20A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रोविजन है कि आप फोर्सिबली जो है रिलीजियस प्रेयर्स स्कूलों में जो है किसी पे थोप नहीं सकते हैं, चाहे बात भजन की आती है, चाहे बात लपे आदि की आती है। ये आर्टिकल चलिए ठीक है, 25 और 20A में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। नहीं, पहली बात तो मुझे आपकी ये दलील समझ में नहीं आ रही है कि जनगण मन राष्ट्रगान और खासकर ये जिस भजन महात्मा गांधी और बापू के जिस पसंदीदा भजन की 4 लाइनों की यहाँ पर बात हो रही है, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। नहीं, वो किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। इसमें तभी तो मेरी बात आपको जो है सही जो है समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही है नासिर जी, आपकी बात इसलिए बिल्कुल समझ नहीं आ रही है नासिर जी, क्योंकि मैं कश्मीरियों के साथ में बात कर रही हूँ, मैं कश्मीरियत की बात कर रही हूँ, मैं कश्मीर की विकास की उन तस्वीरों की बात कर रही हूँ जो लगातार दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों को वो तस्वीरें रास नहीं आ रही है। मुझे राइट, कुछ लोगों को वो तस्वीरें रास नहीं आ रही है। चलिए राजीव जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया, उनका मानना है कि बीजेपी अपने एजेंडे को चला रही है। अगर बापू का भजन स्कूलों में गाया जा रहा है और बच्चे गा रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या एजेंडा छुपा हुआ है? ये गांधी का देश है, गांधी की नीति चलेगी, गांधी के विचार चलेंगे, गांधी जी द्वारा गाया गया, गांधी जी द्वारा दिया गया संदेश अगर अब उन राजनीतिक भारतीयों पार्टियों को भी भारी लग रहा है तो इसका मतलब इसका एजेंडा गांधी जी को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यही लोग हमसे झगड़ा करते थे, यही लोग हमें कहते थे कि आप गांधी की विचारधारा पे नहीं चल रहे हो। गांधी जयंती के ऊपर अगर गांधी जी के द्वारा गाया गया गीत अगर ये बार बार गुनगुनाया जाता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, अरे इसमें तो ईश्वर भी बोला गया और अल्लाह भी बोला गया है, तो ये कैसी मजबूरी हो गई आपकी कि अब ईश्वर भी जम्मू कश्मीर के अंदर यूज ना किया जाए, भगवान भी यूज ना किया जाए। अगर इन सब शब्दों को हटा दें, केवल अल्लाह उसमें छोड़ दे तो आपको शायद वो मंजूर होगा, फिर आप इसे मजबूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबको सम्मति देने की बात आ रही है, इसलिए आपको बड़ी मजबूरी लग रही है। तो अब गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी जो हमसे झगड़ा करती थी कि आप गांधी जी की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, आज वो हमसे इस बात पर झगड़ रही है
कि गांधी जी की विचारधारा को हमारे स्कूल के बच्चों में क्यों पढ़ाया जा रहा है, उनका गीत क्यों गुनगुनाया जा रहा है, उनका भजन क्यों गुनगुनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी आपत्ति है इन लोगों की। तो आपको दो बातें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, क्या आपको गांधी जी से आपत्ति है या इस भजन के अंदर भगवान का नाम आया इस बात पे आपत्ति है, या इसके अंदर ईश्वर का नाम आया इस बात पे आपत्ति है। किसी एक बात पे तो आपत्ति हो सकती है। अगर यही शब्द एक हिंदू बच्चा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो अल्लाह का नाम ले सकता है, तो भगवान और ईश्वर नाम कोई दूसरा बच्चा क्यों नहीं ले सकता, बताइए आप। ये जो भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है धर्म के आधार पर जम्मू कश्मीर में, इससे एक बात स्पष्ट हो गई इन सब राजनीतिक पार्टियों की, और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या ये भजन कुछ लोगों तक सीमित रहना चाहिए? क्या ये भजन केवल राजनीतिक हथियार है? क्या गांधी जी का नाम अपनी राजनीति को प्रोपेल करने के लिए किया जाता है? क्या गांधी जी की विचारधारा से इनका कोई सरोकार नहीं है? जो महबूबा मुफ्ती जी ने आज बात बोली है, ये हमेशा के लिए अब इनके साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है। तो आप जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की थ्योरी, हिंदुस्तान की थ्योरी, भारत की थ्योरी नहीं मानते थे और गांधी की थ्योरी की बात करते थे, तो आज तो गांधी की थ्योरी के ऊपर भी आपने प्रश्न उठा दिए। तो इसलिए आपकी कौन सी विचारधारा है? अक्रॉस द बॉर्डर आतंकवादियों को लेकर के आने की, आतंकवादियों के साथ सांठगांठ की, या कश्मीर के युवाओं के बच्चों को बलगलाने की, मुफ्ती मौलवियों के द्वारा उनको ये समझाने की धर्म के आधार पर किस तरीके से आपने भेदभाव पैदा करके कश्मीर के अंदर बर्बादी मचा दी है। अगर ये विचारधारा है तो इस विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा। महबूबा जी, अब आपका राजनीतिक अंत आ चुका है। ऐसी ऐसी बातें उठा करके आप कश्मीर के अंदर अब और ज्यादा तनाव पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। मैं जरा अनिल जी आपके पास आऊं, लेकिन शहनाज जी, क्योंकि मजहब की यहाँ बात हो रही है, यहाँ सेंटीमेंट्स की बात हो रही है, तो क्या आप मुझे समझा सकेंगे कि क्या वाकई में ये जो बापू का भजन है, जो प्रिय भजन जो है बापू का, जो 4 लाइनें बच्चों को गाने सिखाई जा रही हैं, उनसे बुलवाई जा रही हैं, क्या ये वाकई में धर्म के खिलाफ है, जो बात यहाँ पर नासिर जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये धर्म के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये क्योंकि कश्मीर देश का हिस्सा है, अलग नहीं है। आज जो पार्टियां बरगला रही थी कश्मीरियों को, आज तक वो ये नहीं हुआ था, तो इन लोगों को ये लग रहा है, ये ऑड ऑकवर्ड लग रहा है इनको। अदरवाइज तो हमारे देश की ये जो है अपना गीत है, जो आज़ाद हुआ था हमारा मुल्क, उस वक्त से इसको गाया जा रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, धर्म से इसका लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बहकावे के लिए आज तक कश्मीरियों को बहकाया, आज तक वो पिछड़ा हुआ है हमारा क्षेत्र, उसको हमें डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ाना है, हर फील्ड में काम होना है वहाँ पर। तो इसमें कोई ऐसे एक्चुअली क्या है, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि ये महबूबा जी इसलिए क्योंकि उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही, और खिसकती नजर नहीं आ रही, खिसक गई है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब तो वो इस तरह के बयान देकर जो है कुछ एक कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहती हैं, बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, ठीक है। अनिल जी, आपकी पार्टी का रुख क्या है? क्योंकि वैसे तो महात्मा गांधी के विचारों की बात अभी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीर में आपका मानना है कि कश्मीरियत तभी वापस आ पाएगी, जो नासिर जी, महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक कई मुद्दों पर बोलते रहे हैं, कि जब पूरी तरह से जो पुराना कश्मीर था वही लौट कर आए? जो मुद्दा है ये भजन का मुद्दा नहीं है, ये तो मुद्दा ही राजनीति का है। ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग जितना ज्यादा धार्मिक उन्माद होगा, उतना ज्यादा राजनीतिक फायदा इन लोगों को होगा। जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान होगा भारतीय जनता पार्टी को देश में, और पीडीपी को कश्मीर में फायदा होगा। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जिसमें ये अंदर खाने मिले हुए हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती आज कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, अपना एजेंडा फैला रही है। जब कल सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनानी थी, तब तो इन्होंने आवाम को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, सत्ता की मलाई चाटी और वहां पर मुख्यमंत्री बनी। तब उन्हें ध्यान नहीं आया कि आवाम को क्या क्या शक्ल दिखाएंगी, क्या तब उन्हें इनकी विचारधारा नहीं पता थी? तो सिर्फ और सिर्फ कैसे हिंदू मुस्लिम फैलाया जा सके, कैसे भाई से भाई को लड़ाया जा सके, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, सिर्फ इस बात पर इनका जोर है। ये जो भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान।
और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा और पीडीपी को सम्मति दे भगवान, सम्मति यानी कि सद्बुद्धि, इन दोनों को सद्बुद्धि दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दोनों को सद्बुद्धि दे भगवान। मैं आपको बता दूं, यदि महबूबा मुफ्ती, भाई सुनो, महबूबा मुफ्ती यदि महबूबा मुफ्ती यदि को नहीं उठाती, आप कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं कि देखिए इस भजन में अल्लाह का नाम आ रहा है और अल्लाह का नाम कैसे लिया जा सकता है, तो क्योंकि इन्हें हिंदू मुसलमान करना है तो ये पीडीपी ने कर दिया, ये नहीं करती तो बीजेपी वाले कहते हैं कि इसमें अल्लाह का नाम है, इसको मत चलाओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि भाई कश्मीर की बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती जी को पूछना चाहिए कि क्यों कश्मीरी पंडित हमारे सड़क पर है, रोड पर है, 118 दिन से वो लगातार जाम लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर रखे हैं। राहुल भट्ट के घर वालों को ये लोग क्या जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग? और जब अभी मैं देख रहा था कि जब विकास की बातें हो रही थी, क्या उस राहुल भट्ट की पत्नी को और उस बच्ची को जिन्होंने अपने पिता को खोया है, 35 साल का जो वो नौजवान था जिसके दफ्तर में घुस के उसे गोलियों से भून दिया गया, क्या उसको ये विकास की बातें शोभा देंगी? नहीं, क्योंकि हकीकत जो है वो कश्मीरी पंडित आपको सड़क पर उतर कर दिखा रहे हैं। तो ये भजन मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है राजनीति जो पीडीपी और बीजेपी कर रही है। राजीव जी, कश्मीरी पंडित, ये मुद्दा कांग्रेस बार बार उठा रही है और यही बात महबूबा मुफ्ती और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। हालांकि बात तो भजन की है, लेकिन क्या इस बहाने इशारा और निशाना कहीं और है? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बार ये कह तो देना चाहिए था कि इस भजन को गाया जाना चाहिए कश्मीर के। अरे गा के सुनाया भाई जेटली जी, आप जब फोन पे बात कर रहे थे तब मैंने ये भजन गा के सुनाया, और गा के सुनाया नहीं, भगवान राम से प्रार्थना भी की कि आपको और पीडीपी को सद्बुद्धि मिले। शायद आपको ध्यान नहीं था, भगवान राम के नाम को आप सुन नहीं पाए शायद। मैंने भी यही बात कही थी कि इस भजन को अलग अलग जगहों पे गाया जाता है। हम कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पे इस बात के लिए निशाना साधना चाहिए कि कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के युवा ये भजन क्यों ना गाए। क्या बोला आपने? क्या आपकी पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड आया इसके ऊपर, कोई स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि भजन, मुझे लग रहा है कश्मीर के युवाओं को गाना चाहिए? क्या एक भी स्टेटमेंट दी किसी ने, या कहीं पर भी कोई ऐसी बात आई? मैं इसीलिए बोल रहा था कि कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती के विचारों में कोई खास फर्क नहीं है, ये दोनों का राजनीतिक एजेंडा है। आज इस बात को लेकर के राहुल गांधी जब बस 2 मिनट के अंदर जंप करते हैं किसी सब्जेक्ट पर विदाउट नोइंग, इस बार तो महबूबा मुफ्ती जी ने, मुझे लगता है जेटली जी अपने फोन कश्मीर के बात नहीं सुन पाए। अब ये बोलिए कश्मीर के बच्चे के मुंह में ये महात्मा गांधी, राहुल भट्ट के घर वालों को देने के लिए कोई जवाब है? हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। कश्मीरी पंडित 118 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जानते भी हैं आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें ठगा है, हमारी ट्रेजेडी का फायदा उठाया है। जहां पर उन्हें मरहम लगाना चाहिए था वहां हमारे गड्ढों पर नमक छिड़का है। आपकी विचारधारा वाले लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं, आपके समर्थक उनके कत्लेआम के लिए उतरते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? ये आप ही के लोग हैं, ये आप ही के लोग हैं जो कश्मीर में बर्बादी मचाते हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने यही बात बोली ना। अच्छा, सरकार किसने बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ? हम लोग आपके साथ जुड़े थे। नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई थी? अच्छा बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई? चलिए एक छोटा सा सवाल, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई? सरकार तो आपने भी बनाई और हमने भी बनाई। आपने बनाई ना, आपने बनाई ना, जब आपको सत्ता में जाना था तो आप हमारी सरकार के साथ आए, हमारी आज वही महबूबा मुफ्ती आप पर आरोप लगा रही है। हमारी सरकार, इसको माना जाएगा ना कि आप और पीडीपी मिले हुए हैं। आप दोनों लोग ना तो कश्मीरी पंडित की बात करना चाहते हैं, ना कश्मीरियत की बात करना चाहते हैं, ना विकास की बात करना चाहते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद बढ़े, हिंदू मुसलमान हो। अनिल जी नहीं करना चाहता किसी के साथ, मैं ओवरलैपिंग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती ने एक बात बोली, उन्होंने कहा हम लोग भारत के साथ इसलिए जुड़े थे ताकि हमारी धार्मिक आजादी होगी, ये बात बोली। और यही बात मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि जब हम धार्मिक आजादी की बात करते हैं तो क्या वो कश्मीर केवल एक धर्म विशेष का होकर के रह गया? क्या कश्मीर कश्मीरियत से अलग हटकर एक इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है? क्या कश्मीर के अंदर इस्लामिक विचारधारा चलेगी? इसीलिए मैंने आपसे बोला, क्या ये भजन कश्मीर की
एक एक बच्चे की जुबान पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसे कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कांग्रेस को बताना चलिए, पड़ेगा। ये पीडीपी से पूछिए ना, अपने पुराने साथी से पूछिए, पीडीपी वाले जो आपके पुराने साथी हैं जिनके साथ सरकार में मदद करे थे आपने, कश्मीर के युवाओं की जुबान पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। ठीक है, इससे ठीक आप है। भाग नहीं सकते हैं। मैं आप दोनों के पास दोबारा से, मैं इस पैनल के पास दोबारा लौटती हूँ। एक कार्यक्रम में इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, एक जरा वहां चल लेते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। Of being a regulator, but our role in government is one of being a facilitator, because I believe that when we work with industry, when we work with stakeholders, whether they are in the public sector or the private sector, when we ensure their success on a level playing field, in their success lies our success, and in their success lies India's success. And that, I believe, has to be the bottom line as far as government's approach is concerned. The final area is the diplomatic front. And here we are engaging with various countries across the globe, putting in place bilaterals and trilaterals to ensure that we give a fillip to our manufacturing sector, our services sector in India. McKinsey has put out a study that the logistics sector in India, which is close to about $200 billion today, should grow at a CAGR of close to about 10%, moving it from a $200 billion industry to almost a $320 billion industry by 2025. Now, that's the kind of growth that we look at in the logistics sector. Finally, I think that we as a country need to concentrate on 4 key fronts. The first is to be able to reduce the cost of logistics. Logistics today and supply chain is a key part of that, constitutes almost 13 to 14% of our GDP. We must reduce that to a single digit number. And I think the Prime Minister's prerogative and his sankalp on that front, whether it be through PM Gati Shakti, whether it be through the national infrastructure pipeline of almost $1.8 trillion, is to ensure that we reduce that logistics cost for all our manufacturers in India. The second is to enhance our export competitiveness. I firmly believe that India will become the manufacturing powerhouse for the world. And we will grow to a market beyond the $400 billion that we've set for ourselves, beyond the $5 trillion economy that we want to become. And that certainly is possible if we look at the third step, which is really to become a manufacturing powerhouse. We are today the world's 5th largest economy. And that day is not going to be far when we transcend both Germany and Japan to possibly becoming the 3rd largest economy in the world by the year 2030. That very much is within our grasp. But if we put this paradigm in place, if we put this framework in place, that dream will soon become a reality. Finally, I'd like to say the fourth is to really bring about a paradigm shift in the way we look at reforms. And the Prime Minister, with his thought of one nation, one market, one nation, one ration card. चलिए और एक बार फिर से लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं और मैं एक बार नासिर जी अब आपके पास आना चाहती हूँ। आपने जो दलीलें दी और आपने जिस तरीके की बात की वो सब तो सबने सुनी ही है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, एक कश्मीर के युवा नेता होने के नाते, कश्मीर के युवा होने के नाते, आज जो 32 साल के बाद सिनेमा हॉल खुलने की जब तस्वीर सामने आती है या पर्यटक इतने सारे दिखाई देते हैं घाटी में, तो वो तस्वीरें अच्छी लगती है या नहीं लगती? आपत्ति नहीं है अगर जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है अमन हो, शांति हो, विकास हो, सिनेमा दोबारा से आए, कश्मीरी पंडित दोबारा से बसे। जो आज से 20 साल पहले हमारे इर्द गिर्द लोकलिटी में जो एक कंपोजिटिव कल्चर था, जो 2 कम्युनिटी के दरमियान जो कश्मीरियत थी, जब उनकी किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो जाती, हम उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं, उनके किसी की फैमिली की डेथ हो जाती है, हम उनके लास्ट राइट्स में जाते हैं।
तो हम चाहते हैं कि वो ही दोबारा वो कल्चर आए, लेकिन बदकिस्मती से जो है दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या महबूबा मुफ्ती हो, ये सब पार्टियां अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस चीज को जो है एज अ पॉलिटिकल टर्फ के तौर पे यूज कर रही है। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात उठाई, मुझे बताइए कांग्रेस अगर 70 साल से जो सत्ता में थी, इन्होंने कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया? रही बात जम्मू कश्मीर की, इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ भी पावर शेयर किया, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 6 साल तक पावर शेयर किया, 6 और 3 हो गए 9 साल, 10 साल में उन्होंने, मुझे बताइए कांग्रेस ने कौन सी रिहैबिलिटेशन कश्मीरी पंडितों के लिए की? रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से जायद का कार्यकाल हो गया, 9 साल में मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित को उन्होंने। चलिए नासिर जी एक एक करके बात करते हैं, एक सेकंड नासिर जी एक एक करके बात करते हैं। अभी आपका जो सवाल था वो आपने कांग्रेस पार्टी से पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक बार उनके पास जाती हूँ, फिर जो आपके बीजेपी पे हमले हैं जरा, क्योंकि युवा क्या सोच रहा है। अनिल जी, आपने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, सवाल तो ये आपसे भी पूछा जा रहा है ना कि आपने क्या किया था कश्मीरी पंडितों के लिए, उनकी वापसी के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। अनिल जी अनम्यूट कीजिए। जी माफी चाहूंगा। देखिए मैं सुन रहा था अपने नौजवान साथी को और बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये प्राइम मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन स्कीम जो है, ये 2008 के समय में, आवाज नहीं आ रही है जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने ही अगर किसी को, अगर कश्मीरी पंडितों को वहां पर रिहैबिलिटेट करने के लिए अगर धरातल पर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बात यहाँ पर आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, और हम इस बात में अगर हम तू मैमे की बहस में चले जाएंगे तो राजनीतिक लोग चाहे वो किसी पार्टी के हो चुपचाप से निकल जाएंगे। अरे अनिल जी आपने ही तो ये सवाल खड़ा किया था। अब नहीं, इसीलिए कश्मीर को लेकर सवाल तो आपने खड़ा किया कि बीजेपी ने अब तक क्या किया और इस वक्त क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल वही उसी बात पे कह रहा हूँ कि यदि ग्राउंड पे किसी ने काम किया था तो कांग्रेस पार्टी है। आज क्यों कश्मीरी पंडित जो उस जमाने में जो कांग्रेस के टाइम पर जो वहां पर पहुंचाए गए थे, आज वो कश्मीरी पंडित भी जो थोड़े बहुत जो जा पाए थे, उनको भी वो भी ये कह रहे हैं कि हमें वापस जम्मू भेजा जाए, क्योंकि जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था हमें सुरक्षा देने का, हमें सुरक्षित रखने का, वो अपने वादे में पूरी तरह फेल हो गई है। आपने शायद राहुल भट्ट के परिवार की बातें नहीं सुनी रीमा जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी ट्रेजेडी को इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी सत्ता के लिए। जहां हमारे जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था, वहां हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है भारतीय जनता पार्टी ने। और देखिए, क्योंकि विकास की भी बात हो रही थी और आपने कहा कि सिनेमा हॉल्स हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार में और एक नई दुनिया दिखाने में कोई सानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये काम सबसे बढ़िया करती है। आपको याद होगा ट्रंप आए थे गुजरात, जब ट्रंप आए थे तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए थे, सब पे ट्रंप वेलकम ट्रंप लिख दिया था और सारी चीजें हो गई थी। उन पोस्टर्स के पीछे जो नाले थे, जो झुग्गियां थी, जो स्लम्स थे, जो गुजरात पे जो ये मान लीजिए कि धब्बे का काम करते हैं, नहीं, मैं तो अनिल जी मैं तो आंकड़ों पे बात करना चाह रही हूँ। मेरे पास जो आंकड़े हैं, अगर वो दिखा रहे हैं आंकड़े धारा 370 के बाद के जो आंकड़े हटने के बाद के, वो आंकड़े अगर ये कह रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ रहा है, वो युवा जो पत्थरबाज, उनको टैग लग चुका था कश्मीरी युवाओं को कि वो सिर्फ पत्थरबाजी करना जानते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में किताबें हैं, रोजगार है, और ये सब जो डेटा है वहां पर जिस तरीके की चीजें लगातार शुरू हो रही हैं, तो ये सब तो अब दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें हवाबाजी कहाँ है? नहीं, मैं बता देता हूँ रीमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, बड़ा वाजिब सवाल है। और बतौर पत्रकार आपको पूछना भी चाहिए ये कि भाई जब इतना आंकड़ा आ रहा है, आप मुझे बताइए कि जब इतना अच्छा हो रहा है, नौजवानों के हाथ में किताबें आ गई है, सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, बिल्कुल जन्नत वापस आ गई है कश्मीर में, तो ये जो 118 दिन से जो ये कश्मीरी पंडित है जो धरना दे रहे हैं लगातार, जो लगातार सरकार को कोस रहे हैं, ये कौन लोग हैं? चलिए मैं जरा राजीव जी एक मिनट ठीक है अनिल जी, राजीव जी, बरसों बरस से जो समस्या चली आ रही थी कश्मीरी पंडितों की, अब उसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जिस तरह से अनिल जी कह भी रहे हैं, तो कितना बड़ा मुद्दा है ये। और इस वक्त जब तमाम बातें एक तरफ है और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, क्योंकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस वक्त हमारे मंच पर भी आप देख रहे हैं कि अनिल यादव जी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो जवाब दे ही दीजिए। सब मिलकर एक बात बोल दें, हम तो चाहते हैं कि कश्मीर एक हिंदू का भी हो, सिख का भी हो और मुसलमान का भी।
जम्मू एक हिंदू का भी हो, सिख का भी हो, मुसलमान का भी। अब कांग्रेस इस बात को बोल दे, नहीं बिल्कुल चाहते हैं, बोल दिया। सुनिए ये कब मुमकिन हो सकता है? तभी मुमकिन हो सकता है जब कश्मीर के अंदर रहने की आजादी और अधिकार सबके पास हो। उसके लिए 370 और 35A का हटना बहुत जरूरी था। और कांग्रेस कह रही है ऑफिशियल मैनिफेस्टो में, ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह रही है कि अगर हमारी सरकार कभी कश्मीर में गलती से आ गई तो हम 370 और 35A वापस बहाल कर देंगे। मतलब कि अब जो वहां पर लोगों को रहने का अधिकार मिलना था, वो अधिकार कांग्रेस छीन लेगी। अब वह हिंदू नहीं रह पाएगा, अब कोई बाहर का व्यक्ति वहां जाकर के नहीं रह पाएगा, अब जम्मू का व्यक्ति नहीं रह पाएगा, दिल्ली का व्यक्ति नहीं रह पाएगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं रह पाएगा। ये अधिकार कौन छीनेगा? ये अधिकार कांग्रेस पार्टी छीनेगी। और इसी अधिकारों की वजहों से कश्मीर की बर्बादी की शुरुआत, क्या अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं भाई? 370 और 35A की वजहों से। अरे भाई, वो अग्रवाल साहब से जो पैसे की बात कर रहे थे, आप कर लीजिए पूरी। आपने शायद बात आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। वो जो अग्रवाल साहब से आपकी डील चल रही थी, आप उसे कर लीजिए। कश्मीरियों के बारे में हम लोग सोच लेंगे, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने क्या कहा हम लोग सोच लेंगे। आपने क्या कहा अनिल यादव जी? वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। कांग्रेस क्या कर रही है वो मेरे लिए मैटर करता है। और बीजेपी ने जो आपके व्यक्तिगत विचारों से, आपके व्यक्तिगत विचारों के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो कह रहा हूँ कि आप कश्मीरियों की, हम कांग्रेस पार्टी के लोगों पे छोड़िए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। आपने कहा कि हम चाहते हैं सर, आपने कहा कि सारे धर्म के लोगों को हम चाहते हैं कि कश्मीर में रहे। हमने भी यही कहा। बीच में नहीं बोले, आप बोले ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक बार ठीक है। अच्छा ठीक है आप पूरा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि कांग्रेस से अलग हो, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बिहाफ पर बैठे हो तो मैं कांग्रेस को कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है 370 और 35A को बहाल करेंगे आप, कांग्रेस का क्लेम है ये। तो क्या आप चाहते हैं कश्मीर के बच्चों से अधिकार वापस छीन लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कोई दूसरा व्यक्ति? इस अधिकार की बात कर रहे हैं भाई। 370 हटने के बाद से लगातार कश्मीरी पंडितों पे आतंक मचाया जा रहा है। इस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? यही तो किस अधिकार की बात कर? कौन सा अधिकार दे दिया? अनिल जी एक सेकंड अनिल जी एक बात बताएं। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात अनिल जी मेरा यहाँ पे सिंपल, एक सेकंड राजीव जी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, चलिए हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, करेंगे। किया क्या आपने? आज सड़क पे आ गए। उनकी मांग अगर जम्मू आने की है तो आपकी भी यही मांग है ना। एक सेकंड एक मिनट मुद्दे से भटकते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अनिल जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप भी इतने समय तक आपकी पार्टी सत्ता में रही, ये बात तो सबको दिखाई दे रही है कि अगर सालों साल से जो समस्या जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर घाटी में चली आ रही थी, बहुत सारे लोगों के दिल में दर्द हुआ, बहुत सारे जो ऐसे कश्मीर के आवाम के खिलाफ जाकर जो काम करते थे लोग, और खासकर आपको भी पता है कि पड़ोसी मुल्क किस तरह से काम करता था, उसके भी पेट में दर्द हो ही रहा है ये सब देख करके। तो जाहिर तौर पर ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, अगर विकास के पथ पर कश्मीर चल रहा है, विकास की मुख्य धारा से अब जुड़ रहा है, 32 साल बाद आज सिनेमा घर, इतना बड़ा दिन आज के उसमें देखा जाए तो इतिहास रचा जा रहा है 32 साल के बाद, ये सब चीजें किसी को तो बौखलाहट होगी ही ना। और वही लोग ये सब काम कर भी रहे हैं, इसलिए ये भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए हम सभी को कि कहां से ये आवाजें उठ रही हैं। रीमा जी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कोई भी अच्छा काम कश्मीर के लिए हो, लेकिन मुझे ये बताइए मैं अपने कश्मीरी पंडितों को कैसे भूल जाऊं, कैसे छोड़ दूं? उनकी आंसुओं का क्या जवाब दूं? क्या मैं उनके घर में जाके ये कहूं कि नहीं आपके यहाँ तो मॉल बन गया, आपका बेटा मर रहा है तो मरने दीजिए, आपकी बेटी मर रही है तो मरने दीजिए, हमारे जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनको मरने दीजिए? कहां सोल्जर नहीं कर सकते। अरे अनिल जी, कश्मीर को लेकर के कम से कम इस तरह से बयानबाजी ना की जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो सोल्जर्स मर रहे हैं, अगर आप आंकड़े खुद देखेंगे, आपके पास तो पूरा रिसर्च टीम है, आप अगर निकलवा करके देखें अभी आंकड़े, कितने आतंकवादी मर रहे हैं और अब कितने सैनिक, और पहले क्या स्थिति थी पहले में और अब में, पहले में और अब में, पहले में और सैनिक शहीद नहीं हुए, कोई सैनिक शहीद, बंद हो गया सब। अगर एक भी सैनिक शहीद हो रहा है तो वो हम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। एक भी सैनिक शहीद नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में एक भी सैनिक की शहादत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मुद्दा कुछ और बनाया जा रहा है तो कम से कम वो भी देखना होगा। नासिर जी,
मैं जरा एक बार आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कश्मीर के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो अनिल जी उठा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है वो सब समझ रहे हैं, और कश्मीरी पंडितों का दर्द अपनी जगह पर इस वक्त जायज है और हमेशा से जायज था। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि अगर आज युवा के हाथ में रोजगार है, तो फिर इस तरह से जो दल है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी दल हो, वो एक भजन को मुद्दा बना रहा है, एक भजन गाने पर आपत्ति हो रही है, सरस्वती वंदना पर कभी आपत्ति हो जाती है, कभी राष्ट्रगान पर आपत्ति हो जाती है, कभी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कोर्ट के भी ज्ञानवापी पे जो ऑर्डर आ रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर आ रहे हैं। तो इस तरह से बहकाना जनता को, ये कितना ठीक है? जिस तरीके से मैम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है लॉन्चिंग पेड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रिलीजियस लाइन पे हो या पॉलिटिकल लाइन पे हो, ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है या महबूबा मुफ्ती इन्वॉल्व है या जो और कोई व्यक्ति है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट एंड इट इज वेरी पैथेटिक एक्सरसाइज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाई के लिए जो है, ये किसी सियासत या किसी रिलीजियस मुद्दे के लिए इनको इस्तेमाल बराई करम ना किया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई आश्रम नहीं है जहां स्वामी जी जाए और उनको भजन सिखाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई दरगाह नहीं है जहां मुफ्ती या कोई मौलवी जाए वो उनको इस तरह का कोई चीज सिखाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बराई करम मैं दोनों ही और तमाम व्यक्तियों से गुजारिश करता हूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसी के आधार पे जो उसका काम है उसी के लिए नासिर जी, कश्मीर कोई पहली जगह नहीं है जहां पर ये भजन गाया जा रहा है। देश भर में गांधी जयंती के मौके पर और उससे पहले मनाने के लिए देश भर के अलग अलग स्कूलों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या तमाम अन्य राज्य हो, दिल्ली हो, वहां सब जगह स्कूलों में गाया जा रहा है। तो कश्मीर को आप भारत से जुदा करके क्यों देखना चाहते हैं? कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है या अलग करने की जरूरत है? मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा देश यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, और आर्टिकल 25 और आर्टिकल जो 28 है वहां बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है आप किसी इंस्टीट्यूशन में जो है फोर्सफुल रिलीजियस प्रेयर्स का इस्तेमाल करें, चाहे बात भजन की हो चाहे बात लपयाती की हो, आप इस चीज का इस्तेमाल ना करें। लेकिन डेलिबरेटली, जैसे मैंने कहा कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इसको लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। शहनाज जी, चलिए ठीक है, शहनाज जी आप ये बताएं कि महात्मा गांधी क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ एक बापू थे या पूरे देश भर के थे? क्योंकि नासिर जी जो बात कह रहे हैं, अगर ये भजन स्कूलों में गाया जा रहा है, बच्चे गा रहे हैं, तो कौन से धर्म के साथ बात हो रही है ये? नहीं, अगर आपने वो देश हित की बात करते कोई मर्जी से कोई कह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई अपनी विश से, अपनी विल से कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नासिर जी, एक मिनट नासिर जी, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो भारतीय थे। देखिए, महात्मा गांधी भारतीय थे, भारत की बात करते थे, वो किसी हिंदू मुसलमान के नहीं थे, वो सबके थे, भारत के थे वो पूरे। और वो भारत के, और उनके अगर हम लोग उनके लिए कोई गीत गा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई यह है कि आप एजुकेशन को ना रोके, आप रोड़ा ना बने, आप देश को आगे बढ़ने दे, देश के साथ कश्मीर को भी आगे बढ़ने दिया जाए। उनके लिए छोटी छोटी बातों के लिए आप वो ना कीजिए, ठीक है, ना खड़े कीजिए आप। चलिए राजीव जी, ये महबूबा मुफ्ती क्योंकि बार बार आप ही पर अटैक कर रही है बीजेपी पर। पहले उन्होंने ज्ञानवापी को भी कह दिया कि कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर कोर्ट भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ धारा 370 के खिलाफ उन्होंने जब बात की थी, हटने के खिलाफ में, अब जो आज बयान आया है और इससे पहले भी लगातार उनके अलग अलग मुद्दों पर जो बयान है, पूरी तरह से एजेंडे में ये रहता है कि बीजेपी ये सब कुछ घाटी में हिंदूवादी विचारधारा को अपनी अपनाने की कोशिश कर रही है। तो ये किस तरीके की मजबूरी है, या इतना ज्यादा आपके खिलाफ में अब एक तरफ जो अभी अनिल जी ने भी कहा, कभी एक साथ भी थे और अब इतनी ज्यादा खिलाफत महबूबा मुफ्ती को आपसे? जिसने अलायंस के बाद भी महबूबा मुफ्ती जी को मजबूर कर दिया था मंच के ऊपर कहने के लिए कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। हमसे पहले ये लोग आतंकवाद शब्द बोलते हुए डरते थे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं लड़ी होगी, लेकिन आतंकवाद शब्द कहते हुए डरते थे। इनका केवल एक ही उद्देश्य था, कश्मीर के अंदर किसी तरीके से लोगों का वोट पा लिया जाए। और आज देखिए महबूबा मुफ्ती जी जिस बात को कह रही हैं। जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। अभी एक बेहद ही खास कार्यक्रम में हम आपको जरा लेकर चलते हैं। जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम का संबोधित कर दें। 26 जगह नेशनल फ्लैग्स लगाइए, बहुत अच्छा इमेज उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को होगा।
मैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को बता चुका हूं। अभी रिसेंटली 150 डेस्टिनेशंस और नेशनल फ्लैग से लगाए। आने वाले दिन में वी वांट टू इंक्रीज 500 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नेशनल फ्लैग परमानेंट फ्लैग्स बनाएंगे, बड़ा पोल्स। ये भी आप लोग सोचना चाहिए। वैसे ही होटल्स में मैं जितने भी होटल एसोसिएशन इधर है, जितने भी स्टार होटल्स है, जितने भी मिनिमम थोड़ा बड़ा होटल है, सभी होटल्स के सामने भी अच्छे नेशनल फ्लैग होना चाहिए, बड़ा फ्लैग। इतने बर्बाद करते हैं कारण खाली नेशनल फ्लैग बनाने में क्या होता है? हर होटल में आप लोग जितने भी आपका स्टेट मिनिस्टर्स है, ऑफिसर्स है, आपका स्टेट में जितना बड़ा होटल्स है, उनको बुला के मीटिंग करके उनका होटल में, कैंपस में एंट्रेंस पे अच्छा नेशनल फ्लैग इंस्टॉल करना चाहिए। ये भी आप लोग सुझाव होटल्स को देना चाहिए। वैसे ही हर होटल में एक आजाद का अमृत महोत्सव का लोगो लगाना चाहिए, जो रिसेप्शन पे, ये भी आप लोग प्लान करना चाहिए। हर होटल पे, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक आजाद का अमृत महोत्सव का 2023 का लगाना चाहिए, ये भी प्लान करना चाहिए। वैसे ही अभी एक वेबसाइट, नया वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम लाना चाहते हैं, उसमें सभी स्टेट को जोड़ना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, दुनिया में कौन सा कंट्री का वेबसाइट अच्छा है, पूछे हमारे ऑफिसर्स को। बोले स्विट्जरलैंड का अच्छा है, न्यूजीलैंड का अच्छा है, सिंगापुर का अच्छा है। प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है उससे अच्छे वेबसाइट भारत में होना चाहिए, क्योंकि आईटी का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो भारत से जाते हैं दुनिया भर। हम क्यों नहीं बना सकते? हम किसी से क्यों कमाएं? इसलिए अच्छे वेबसाइट टूरिज्म में आने वाला है, उसमें जितने भी इनपुट्स स्टेट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, स्टेट टूरिज्म से मिलना चाहिए, वीडियोस हो, फोटोस हो, फेस्टिवल्स हो, सभी उसमें देना चाहिए। आप लोग प्रयास करके इसका एक मिशन मोड पर एक ऑफिसर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप इस वेबसाइट में आप लोगों का पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये इंडिया का वेबसाइट नहीं है। इंडिया मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट नहीं हो सकता है। सारी स्टेट्स मिलाए तो ही भारत का वेबसाइट बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्वदेशी स्कीम से, नहीं तो प्रसाद स्कीम से वेबसाइट नहीं बनेगा। इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी फेस्टिवल्स आपके पास होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल से वीडियोस बनाइए। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, अच्छे प्रोफेशनल से लिए आप उस स्टेट में। तो आपने सुना जी किशन रेड्डी, जो कि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनकी तरफ से वक्तव्य दिया गया। और आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।